अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम चाइना टुडे और मैं हूं आपकी मेज़बान ज़िले हुमा। ये प्रोग्राम जीएनएन और चाइना मीडिया ग्रुप के बाहमी इश्तराक से पेश किया जाता है। इस हफ्ते के प्रोग्राम में चीन में जारी 19वीं होंगजू एशियन गेम्स के हवाले से खुसूसी रिपोर्ट्स शामिल की जाएंगी, लेकिन हस्ब मामूल प्रोग्राम का आगाज करेंगे सेगमेंट चाइना दिस वीक से। चीन की चांगआ 5 टीम को लॉरेंस टीम अवार्ड से नवाजा गया। चांगआ 5 चीन का बगैर पायलट चांद पर जाने का मिशन था। ये इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स का सबसे बड़ा टीम का एजाज है। चीनी चांगआ 5 टीम को लॉरेंस टीम अवार्ड से नवाजा गया है। 1 अक्टूबर को आज़रबाईजान के शहर बाकू में 74वीं बैनुल-अक़वामी एस्ट्रोनॉटिक्स कांग्रेस में चीनी चांगआ 5 टीम को लॉरेंस टीम अवार्ड से नवाजा गया। चांगआ 5 मिशन के चीफ डिज़ाइनर हू हाओ ने टीम की नुमाइंदगी करते हुए अवार्ड की तकरीब में शिरकत की और ऐलान किया कि चांगआ 5 साइंसी तहकीक में जमा किए गए नमूने बैनुल-अक़वामी तहकीक के लिए पेश किए जाएंगे। चांगआ 5 चीन का पहला ऐसा मिशन था जिसमें बगैर पायलट के चांद की सतह से नमूने हासिल करने, ज़मीन पर वापस आने, चांद की सतह से टेक ऑफ करने, चांद के मदार में डॉकिंग समेत कई कलीदी उमूर जदीद टेक्नोलॉजीज़ की मदद से खुदकार तरीके से मुकम्मल किए गए। 2001 में कायम होने वाला लॉरेंस टीम अवार्ड इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स की जानिब से हर साल दिए जाने वाले 2 बड़े अवार्ड्स में से एक है और ये इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स का सबसे बड़ा टीम एजाज़ है। 19वें एशियन गेम्स के दौरान चाइना टेलीविजन नेटवर्क का शानदार किरदार रहा है। चीन के लाइव प्रोग्राम बियॉन्ड दी एरिना में शरीक ममालिक से आए मेहमान अपने अपने ममालिक के खेलों की सकाफत बारे गुफ्तगू करते हैं। हांगजू में मुनक्किदा 19वें एशियन गेम्स के दौरान चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क ने एशियाई ममालिक को गेम्स की हकीकी सूरत हाल से आगाह रखा है। इस हवाले से एक लाइव प्रोग्राम बियॉन्ड दी अरीना तरतीब दिया गया है, जिसमें एशियन गेम्स में शरीक ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले मेहमानों को स्टूडियोज़ में मदऊ किया जाता है ताकि वो अपने मुताल्लिका ममालिक में खेलों की सकाफत और एशियन गेम्स में शमूलियत से मुताल्लिक इजहार ख्याल कर सकें। इस प्रोग्राम में एशियाई ममालिक में खेलों की तरक्की से मुताल्लिक फ़ायदेमंद तजुर्बात, एशिया में कसीर सकाफती तबादले और बाहमी सीख में खेलों के अहम किरदार पर तबादला ख्याल किया जाता है। प्रोग्राम में एशियन गेम्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के इंटरव्यूज़, इनफरादी कारकर्दगी और मुकाबले के नताइज पर बात की जाती है और मुख्तलिफ ममालिक की खेलों से वाबस्ता अहम शख्सियात के इंटरव्यूज़, तवक्कात और इम्कानात पर भी तबादला ख्याल किया जाता है। 19वीं एशियन गेम्स के दौरान पाकिस्तान के एथलीट्स भी मुख्तलिफ खेलों में अपनी महारत का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तानी खिलाड़ी अपने मुल्क का नाम रोशन करने के लिए पुरएतमाद हैं। हांगजो एशियन गेम्स के दौरान पाकिस्तान के टेनिस स्टार इसामुल हक और पाकिस्तान विमेन टीम की कैप्टन निदा डार समेत दीगर एथलीट्स ने इन गेम्स में शिरकत को और पाकिस्तान की नुमाइंदगी को अपने लिए एक एजाज़ करार दिया। इन एथलीट्स ने यह ख्वाहिश ज़ाहिर की कि पाकिस्तान के लिए मेडल्स के हसूल की जुस्तजू की जाएगी। Very excited to be part of this Asian game, 19 Asian Games. मेरी थर्ड है एक्चुअली। I had my first Asian game जब थाईलैंड में हुई थी, उसके बाद 3-4 थोड़ी सी स्किप हुई हैं दरमियान में, लेकिन लुकिंग फॉरवर्ड टू दीज गेम्स एंड अल्लाह के फजल करम से ऑलवेज कोशिश करते हैं कि मुल्क का नाम रोशन किया जाए एंड इंशाल्लाह यहाँ भी आके पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। डेफिनेटली बहुत बड़ा ऑनर है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि पाकिस्तान का झंडा खुद पकड़े और इस तरह का पाकिस्तान को लीड करे। डेफिनेटली बहुत बड़ा ऑनर है मेरे लिए और मैं बहुत खुश हूँ एक दफ़ा दोबारा से मौका मिला एशियन गेम्स में हमें पार्टिसिपेट करने का। इंशाल्लाह दुआ कीजिए गोल्ड मेडल लेके जाए पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे लिए बहुत बड़ी आनर की बात है कि अल्लाह पाक ने मुझे जो है ना मौका दिया है कि मैं फ्लैग कैरियर बनाऊँ और इंशाल्लाह जो है ना ये ऑनर के साथ साथ इंशाल्लाह यहाँ से मैं मेडल विन करके भी आऊँगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमीना है और मैं एशियन 19th एशियन गेम्स में हिस्सा ले रही हूँ और ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है क्योंकि यहाँ तक मैंने पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है और मुझे उम्मीद है कि मैं अपने मुल्क के लिए यहाँ हांगजू में कुछ कर सकती हूँ। मेरा नाम परनिया खान है और मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि मैं एशियन गेम्स पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने आई हूँ और मुझे यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला है और मैं पूरा उम्मीद हूँ कि आगे आने वाले मैचेस में बहुत अच्छा परफॉर्म करूँगी। जो भी यहाँ सीखना है वो आगे इम्प्लीमेंट करूँगी।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुर्फवाद है, मैं टेबल टेनिस की प्लेयर हूँ। मैं यहाँ पे एशियन गेम्स में आई हूँ और यहाँ पे मेरा काफ़ी ज़्यादा, मैंने 2 मैचेस अब तक खेले हैं और उसमें मेरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस रही है और आगे भी कोशिश करूँगी कि मेरी अच्छी परफॉर्मेंस रहे और पाकिस्तान का नाम रोशन। सिंकियांग एवेगोर खुद इख्तियार इलाके ने एशियन गेम्स में 170 मिलियन किलोवाट आवर सब्ज बिजली फराहम की है। इसलिए 19वें होंगचो एशियन गेम्स सब्ज तवानाई इस्तेमाल करने वाला पहला बैनुल-अक़वामी इवेंट है। शुमाल मगरबी चीन के सिंकियांग वीगोर खुद इख्तियार इलाके ने होंगचो एशियन गेम्स के लिए 170 मिलियन किलोवाट आवर सब्ज बिजली फराहम की। इस तरह ये पहला बैनुल-अक़वामी इवेंट बन चुका है जिसमें मुकम्मल तौर पर सब्ज तवानाई इस्तेमाल हो रही है। सब्ज तवानाई से मुराद पैदावार के अमल के दौरान सिफर या सिफर के करीब कार्बन डाइऑक्साइड के इखराज और महदूद माहौलियाती असरात के साथ बिजली की फराहमी है। इस वक्त चीन में ग्रीन पावर में शमसी और हवा से हासिल होने वाली तवानाई शामिल है। हवा और सूरज की रोशनी जैसे कुदरती वसाइल से मालामाल सिंकियांग वीगोर खुद इख्तियार इलाका विंड मिल्स और सोलर पैनल से बिजली पैदा करता है, जो इंतहाई अल्ट्रा हाई वोल्टेज लाइनों के ज़रिए मशरकी चीन के 20 से ज़ायद सूबों को फराहम की जाती है, जिसमें जियांगसू और ज़ीजियांग भी शामिल हैं, जहां खेलों का मारूफ मेज़बान शहर हांगचो वाक़ है। इस वक्त सिंकियांग ने ज़ीजियांग सूबे को 51 बिलियन किलोवाट आवर से ज़्यादा बिजली फराहम की है, जो इस खित्ते की तलब को मुकम्मल तौर पर पूरा करती है, जबकि सिंकियांग के कुदरती वसाइल को मुआशी मुनाफे में तब्दील करती है। सिंकियांग एवेगोर खुद इख्तियार इलाके के कदीमी शहर काशगर में सियाहती सनत फरोग पा रही है। काशगर कदीम शाहराए रेशम पर वाक़े मुनफरिद शहरों में शामिल है। सियाह काशगर के रिहायशियों की तर्ज जिंदगी और सकाफत में दिलचस्पी लेते रहते हैं। शुमाल मगरबी चीन के सिंकियांग वीगोर खुद इख्तियार इलाके के कदीम शहर काशगर में हालिया तातीलात के दौरान सियाहती सनत को खूब फ़रोग़ मिल रहा है। कदीम शाहराए रेशम के एक बड़े शहर के तौर पर काशगर ने अपनी मुनफरिद हैसियत को न सिर्फ बरकरार रखा है, बल्कि हालिया बरसों में इसमें नुमायां तरक्की हुई है। रवां साल यौम मई की छुट्टियों में भी काशगर में सयाहों की बड़ी तादाद आई थी। यहाँ आने वालों की बड़ी दिलचस्पी में शहर का कदीम हिस्सा सर फहरिस्त है, जहाँ मुख्तलिफ कौमियतों के लोग अपनी सकाफती रवायात के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। काशगर के खाने भी आने वालों को बहुत भाते हैं। कदीम शहर के नक्शे में हज़ारों साल गुजर जाने के बावजूद भी कोई तब्दीली नहीं आई और यहाँ आने वाले जदीद अहद में तारीख़ की अज़मत को महसूस करते हैं। सयाहों के मुताबिक अपने सकाफती हुस्न और कदीम तारीख की वजह से सिंकियांग आने वालों की अव्वलीन तरजीह काशगर होता है। कौमी तातीलात के पहले 3 दिन चीन में अशिया की कीमतें मुस्तहकम रही और वाफिर सप्लाई हुई। मुल्क भर में मुसाफिरों की नकलो हमल में साल ब साल 68% से ज़ायद इजाफा हुआ। चीन के फिल्म बॉक्स ऑफिस ने 780 मिलियन युआन का कारोबार भी किया। चीन की वजारत तिजारत के मुताबिक मस्त ख़िज़ा के त्यौहार और कौमी दिन की तातीलात के पहले 3 दिनों में सारिफीन की एक मजबूत मार्केट देखने में आई। अशियाए ज़रूरिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं और इनकी वाफर सप्लाई बरकरार रही। तातील के पहले 2 दिनों में मुल्क भर में मुसाफिरों की नकलो हमल में साल ब साल 68.6% इजाफा हुआ। 36 बड़े और दरमियाने दर्जे के शहरों के अहम कारोबारी इलाकों में लोगों की आमद में साल ब साल 99.2% इजाफा हुआ। त्यौहार की अशिया, मौसमी लिबास, माहौल दोस्त स्मार्ट होम अप्लाइंसेस, इलेक्ट्रिक मसनूआत और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की फ़रोख्त में इजाफा हुआ। इसके अलावा होटलों, केटरिंग, सयाहत और तफरीह जैसी खिदमात की खपत में नुमायां इजाफा देखने में आया। चीन के बॉक्स ऑफिस ने जुम्मे को 367 मिलियन युआन से ज्यादा की कमाई की। कोरिया के खिलाफ अमरीकी जारियत पर मबनी फिल्म मुल्क भर में पसंद की गई है। फिल्म में चीनी अवामी रज़ाकार फौज के जज्बे नाकाबिले तस्खीर इरादे को दिखाया गया है। चीन की वजारत तिजारत के मुताबिक सिर्फ जुमे और हफ्ते को चीन के फिल्म बॉक्स ऑफिस ने 780 मिलियन युआन का कारोबार किया, जो कि साल ब साल तकरीबन 44% का इजाफा है, जिसमें मुतअद्दिद मुल्की फिल्में नुमायां रहीं।
چین کے باکس آفس نے جمعے کو 367 ملین یوان سے زیادہ کی کمائی کی ہے۔ مڈ آٹم فیسٹیول اور قومی دن کی چھٹیوں کے مشترکہ 8 روزہ سیزن کے پہلے دن چینی فلموں کی مقبولیت نمایاں رہی۔ قومی دن کی تعطیلات کی خاص فلموں میں سے ایک کے طور پر فلم دی والنٹیئر ٹو دی وار، امریکی جارحیت کے خلاف کوریا کی مدد کے لیے کی جانے والی جنگ کی فتح کی 70ویں سالگرہ کی یاد میں جمعرات کو چینی سینما گھروں میں ریلیز ہوئی۔ اس فلم میں چینی عوامی رضاکار فوج کے جذبے اور ناقابل تسخیر ارادے کو دکھایا گیا ہے۔ اس میں چینی ہیروز کے آخری سانس تک لڑنے کے مناظر کی تصویر کشی کی گئی ہے اور پینورامک ویژول ایفیکٹس ان کی بے خوفی کے جذبے کو واضح طور پر ظاہر کرتے ہیں۔ اسی دن معروف ہدایت کار چانگ جیمو کی ایک اربن کرائم فلم انڈر دی لائٹ بھی ملک بھر میں نمائش کے لیے پیش کی گئی۔ چھٹیوں کے دوران مزید رومانوی، کامیڈی، اینیمیشن اور دیگر فلمیں بھی ریلیز کی گئی ہیں۔ بیجنگ اور شنگھائی میں کاروں کی فروخت میں زبردست تیزی کا رجحان جاری ہے۔ صارفین طویل چھٹیوں میں تسلی سے من پسند گاڑیوں کی خریداری کر رہے ہیں۔ فروخت میں اضافے کی وجہ حکومت کی جانب سے نئی گاڑی خریدنے والوں کو ہزاروں یوان کی سبسڈی، کم قیمت انشورنس دینا ہے۔ چین کے 2 سب سے بڑے شہروں بیجنگ اور شنگھائی میں 8 روزہ تعطیلات کے دوران کاروں کی فروخت میں تیزی دیکھنے میں آئی ہے۔ صارفین طویل چھٹیوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تسلی سے اپنی من پسند گاڑیوں کی خریداری کر رہے ہیں۔ کار ڈیلرز کے مطابق الیکٹرک گاڑیاں اپنی کم آپریٹنگ لاگت کی وجہ سے زیادہ مقبول ہیں۔ بیجنگ میں کئی ڈیلرز نے چھٹیوں سے ایک ہفتہ پہلے تشہیری مہم کا آغاز کیا اور نئی گاڑی خریدنے والوں کو ہزاروں یوان کی سبسڈی، کم قیمت میں انشورنس اور بہت سی فائدہ مند آفرز پیش کیں۔ اسی طرح شنگھائی کے ڈیلرز نے بھی خریداروں کو راغب کرنے کے لیے گولڈن ویک پروموشنز متعارف کروائیں۔ صارفین جو کہ ان آفر سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں خوش دکھائی دیتے ہیں۔ صارفین کا کہنا ہے کہ وہ طویل چھٹیوں کی وجہ سے مختلف برانڈز کی گاڑیوں کا بہتر موازنہ کر سکتے ہیں اور اپنی سہولت کے مطابق نہ صرف گاڑی خرید سکتے ہیں بلکہ ڈیلر آفر سے بچت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ سمندر میں تیل اور گیس کی تلاش کے لیے پہلی بار چین کے تیار کردہ آلات کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ چائنا نیشنل آف شور آئل کارپوریشن کا تیار کردہ نظام بحری جہاز پر نصب ہے۔ بحری جہاز پر موجود طویل سب میرین کیبل سمندر کی تہہ میں جا سکتی ہیں۔ چین نے تیل اور گیس کے ذخائر کی کھوج لگانے کے لیے پہلی بار ملک میں مکمل طور پر تیار کردہ آلات کی مدد سے سمندر کی تہہ میں 3000 میٹر پر تلاش کا کام شروع کر دیا ہے۔ چائنا نیشنل آف شور آئل کارپوریشن کی جانب سے تیار کردہ یہ نظام جہاز ہایانگ شیاؤ 720 پر نصب ہے۔ بحری جہاز پر موجودہ 8 کلومیٹر طویل سب میرین کیبلز سمندر کی تہہ میں انتہائی دشوار گزار جگہوں پر تیل کی تلاش کر سکتی ہیں۔ ان کیبلز کی مدد سے کیے گئے سسمک آپریشن سے حاصل کردہ ڈیٹا کی مدد سے زیر زمین معدنیات کی تلاش اور نقشے تیار کیے جاتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ آپریشن انتہائی حساس اور وقت طلب ہے۔ موجودہ تلاش میں بحری جہاز ہایانگ شیاؤ 720 کا عملہ تقریباً 60 دنوں میں 2500 مربع کلومیٹر کے علاقے کی جامع تلاشی مکمل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ موجودہ آپریشن کا علاقہ چین کے صوبہ گوانگ ڈونگ کے قریب واقع ہے۔ چین کے شمال مغربی صوبے چنگھائی میں شمسی توانائی ذخیرہ کرنے کے منفرد منصوبے پر کام کا آغاز ہو گیا۔ ماہرین کے مطابق تکمیل کے بعد یہ دنیا میں سب سے زیادہ اونچائی پر واقع توانائی ذخیرہ کرنے والا منصوبہ ہوگا۔ چین کے شمال مغربی صوبے چنگھائی میں شمسی توانائی ذخیرہ کرنے کے ایک منفرد منصوبے پر کام کا آغاز ہوا۔ اپنی تکمیل کے بعد یہ دنیا میں سب سے زیادہ اونچائی پر واقع توانائی ذخیرہ کرنے والا منصوبہ ہوگا۔ اس کا مقصد مقامی لوگوں کی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنا اور ماحول دوست توانائی کی طرف منتقلی کی قیادت کرنا ہے۔ ہائشی منگولین اور تبت خود اختیار پریفیکچر میں واقع یہ منصوبہ بجلی کے جدید ترین آپریشن سسٹم کی وجہ سے نمایاں خوبیوں کا حامل ہے۔ یہ منصوبہ سورس، گرڈ، لوڈ اور اسٹوریج کو مربوط کرتا ہے۔ یہ بجلی کے بوجھ اور اسٹوریج کے درست نظام کے ذریعے قابل تجدید توانائی کی کھپت کی کارکردگی کو بھی بڑھا سکتا ہے۔ چائنا ویسٹرن پاور انڈسٹریل کمپنی لمیٹڈ کی ہائشی برانچ کے مطابق
मुताबिक ये मंसूबा मकामी कारोबारी इदारों को पीक आवर्स में दरपेश बिजली की किल्लत को दूर करेगा और तवानाई के अखराजात में कमी करेगा। तकमील के बाद ये मंसूबा न सिर्फ मकामी तवानाई की ज़रूरियात को पूरा करेगा बल्कि रिवायती तवानाई पर इन्हिसार की जगह साफ तवानाई की तरफ मुंतकिली में भी मदद फराहम करेगा। चीन में काम करने वाले काज़िक नौजवान रुस्लान के मुताबिक सदर शी जिनपिंग ख्याल रखने वाले शख्स हैं। रुस्लान की 2013 में सदर शी जिनपिंग से काज़िस्तान में पहली मुलाकात हुई थी। 2022 में दोनों की दोबारा मुलाकात हुई तो सदर शी जिनपिंग को रुस्लान याद थे। ये क्या माजरा है, ये रिपोर्ट देखते हैं। मुझे बहुत वाज़ेह तौर पर याद है कि 2013 की बात है। मैं हाइनान में था और सदर शी ने मेरी कहानी का जिक्र किया। 9 साल का अरसा गुजर जाने के बाद भी उन्हें मैं याद था। RH 阴性血型，这个在中国属于十分稀有的血型，被称为熊猫血。哈萨克斯坦留学生鲁斯兰正是这种血型。在中国海南大学读书期间，鲁斯兰自2009年起参加无偿献血，每年2次，为一些中国病人解除了病痛做出了贡献。मेरे ख्याल में खून का अतिया दूसरों की मदद करना है और हर एक को ऐसा करना चाहिए। किसी ने सोचा भी ना होगा कि वो एक आम बैनुल-अक़वामी तालिब इल्म का नाम और कहानी बयान करेंगे। मुझे इससे मोहब्बत का एहसास हुआ। सदर शी एक ख्याल रखने वाले शख्स हैं। माजी में मेरा ख्याल था कि लीडर या सदर आम लोगों से बहुत दूर होते हैं और उन्हें देखना मुश्किल है। लेकिन हकीकत में अब सदर शी जिनपिंग को देखकर मुझे लगता है कि लीडर आवाम के करीब होता है। वो एक दूरअंदेश लीडर हैं और जदीद ख्यालात रखते हैं। मैं समझता हूँ कि वो बहुत अक्लमंद लीडर हैं। 在这里，我郑重宣布，党中央决定支持海南全岛建设自由贸易试验区。 मैं उस वक्त अपने मादरे वतन काज़ाकिस्तान में था और मुझे ये भी मालूम था कि सदर शी हाइनान आ रहे हैं। मैंने उस वक्त खबरों के ज़रिए हाइनान आज़ाद तिजारती बंदरगाह की तामीर के बारे में सुना और मैं सोचता रहा कि ये किस किस्म का तसव्वुर है। मेरे ख्याल में मुस्तक़बिल में हाइनान में बहुत से मुल्की और बैनुल-अक़वामी कंपनियाँ आएंगी। हाइनान सूबे में बहुत सी नई तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी। देखें, मैं अब हाइनान इंटरनेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ब्यूरो में काम कर रहा हूँ और मैं यहाँ पहला गैर मुल्की वर्कर हूँ। 习主席您好，你好，你好，我叫卢瑟兰，来自哈萨克斯坦，就是当时您2013年，访问哈萨克斯坦演讲，提到你了吧？对，献血熊猫血献血者，我看那样儿好像似曾相识。这是这个中国通了啊！你看他这个不仅是口音很好，而且他这个讲的呀很好，是吧？比我们这个口才都好。哎，而且现在融入这里了，是吧？这是作为一个国际化的地方，这个也欢迎更多的这样的国际人才过来。我们这个国际人才也祝你们在这里一切顺利有什么需求跟当地你们就提出来，大家都是一家人。 मुझे लगता है कि हाइनान मेरा दूसरा आबाई घर है। मुझे हाइनान का एक गाना याद आया जिसके बोल कुछ यूं हैं कि बहुत मुद्दत से मुलाकात नहीं हुई और मुलाकात के फौरन बाद मैं तुम्हें फिर देखना चाहता हूँ। अगर मौका मिले तो मैं सदर शी से दोबारा मुलाकात करना चाहता हूँ। मेरी ज़िंदगी में जो तब्दीलियाँ आई हैं मैं सदर शी के साथ शेयर करना चाहता हूँ।
यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, देखते रहिए GNN। वेलकम बैक। पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन के सदर आरिफ हसन का कहना है कि एशियन गेम्स में शरीक पाकिस्तानी खिलाड़ियों का यहाँ बहुत ख्याल रखा जाता है। हमें ऐसे लगता है जैसे हम अपने खानदान के अफराद के साथ मौजूद हैं। चीन ने होंगजू एशियन गेम्स के हवाले से बेहतरीन और शानदार इंतजाम किए हैं। उनका मजीद क्या कहना था, इस रिपोर्ट में मुलाहिजा कीजिए। आरिफ हसन साहब, अभी आपने एसडीएस विलेज का दौरा किया है, तो आप इंतजाम से मुताबिक क्या कहना चाहेंगे? आप ये देखें, अभी यहाँ पे मैं जैसे अभी मैं विलेज भी आया हूँ, तो यहाँ पे चाइनीज़ के साथ भी मुलाकात है। उनके जितने यहाँ पे प्रोटोकॉल के लोग हैं और असिस्टेंट्स जिनको ये कहते हैं। अब आप ये देखें, यहाँ पे जो असिस्टेंट्स हैं ये इस तरह से हमारे कॉन्टिजेंट को ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि अपनी फैमिली के एल्डर्स को ट्रीट करते हैं। सारे बच्चे हैं और मैंने कभी नहीं देखा कि किसी के ऊपर कोई फ्राउन हो या कोई थकावट हो या कुछ हो। उसी तरह से जैसे एक फैमिली मेम्बर के जब बड़ों को जिस तरह से रिस्पेक्ट करते हैं और उनके लिए काम करते हैं, उसी तरीके से पाकिस्तान के कॉन्टिजेंट को ये काम कर रहे हैं। उनको ये ज़्यादा अपने लोगों से, उनके हमारे कॉन्टिजेंट के लोगों से ज़्यादा उनको फिक्र होती है कि इनके लिए कोई चीज़ अनकम्फर्टेबल ना हो जाए या इस किस्म की ना हो जाए। तो मेरा ख्याल है ये, और ये सारे बच्चे हैं, तो आप ये देखें जो इनकी इस किस्म की ट्रेनिंग और इस किस्म की जो सोच है, ये फ्यूचर के लिए भी चाइना के लिए बड़ी स्ट्रेंथ है। चीन ने एशियन गेम्स के शानदार इंतजाम किए हैं, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? यहाँ पे वेन्यूज़ आपने देखे, और वेन्यूज़ तो हमने देखने शुरू किए चाइना में, बीजिंग से, बीजिंग समर, बीजिंग विंटर, फिर गोंगजू, ये एशियन गेम्स, और जब ये वाले हर बार काफ़ी स्टेजेस या काफ़ी स्टेप्स से ये आगे जाते हैं और बहुत सोच समझ के वो उनकी ये डेवलपमेंट की जा रही है। अब आप ये देखें, कई लोग कहते हैं कि जी वेन्यूज़ दूर हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि आप ये देखें, जो होंगजू है उनने से उसको बेस रखा है और उसके इर्द गिर्द जितने शहर हैं उसमें उनने वेन्यूज़ भी दे दिए हैं, ताकि सिर्फ होंगजू के ऊपर जोर ना दिया जाए, बट जो इर्द गिर्द जो शहर हैं उनको भी डेवलप किया जाए। इसी कॉन्सेप्ट में हमने प्रपोजल जो दिया था कि जी सियालकोट में, गुजरांवाला में, लाहौर में, फैसलाबाद में, यही कॉन्सेप्ट था जो कि चाइना पूरी दुनिया को दिखा रहा है, क्योंकि इससे आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक जगह नहीं कॉन्सेंट्रेट करते हैं, बट बहुत लार्ज पॉपुलेशन के लिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। तो इस चीज़ में आई थिंक इनने फिर एक दफ़े साबित कर दिया कि जो लोकल पॉपुलेशन है इर्द गिर्द की, उसके लिए भी उनने केटर फॉर किया, ये नहीं कि सिर्फ एक जगह कॉन्सेंट्रेट कर दिया। जहाँ तक उसकी क्वालिटी का ताल्लुक है, क्वालिटी तो मैं डिस्क्राइब ही नहीं कर सकता हूँ, ये तो बिल्कुल वर्ल्ड लेवल से भी ऊपर है। चीन ने हालिया बरसों में खेलों के कई आलमी मुकाबलों का इनकार किया है, तो आप एशियन गेम्स समेत मुख्तलिफ खेलों की तरक्की में चीन को कैसे देखते हैं? और ख़ास तौर से ये हमने जब बातचीत की, नेचुरली क्योंकि चाइना होस्ट है और चाइना आपने ये देखा है कि आजकल नंबर 1 है स्पोर्ट्स में, और स्पोर्ट्स डेवलपमेंट जिस तरीके से उन्होंने की है उसकी उनकी अपनी एक यूनिक तरीके से उन्होंने किया है। और उन्होंने शुरू किया है यूथ डेवलपमेंट के साथ, और यूथ को पहले उसकी स्किल्स डेवलप करने के लिए, उनकी मोटर स्किल्स और कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप करने के लिए स्पोर्ट्स को इस्तेमाल किया गया है। स्कूलों के से उन्होंने शुरू किया, तो उसके ऊपर जो उनकी एडवाइजेस थी वो बड़ी अच्छी एडवाइस उन्होंने हमें दी है। और उन्होंने हमें ऑफ़र किया है कि जी जैसे इतने अच्छे ताल्लुकात हैं चाइना और पाकिस्तान के ख़ास तौर से, तो स्पोर्ट्स को भी उसी एम्बिट में लाया जाए, और साथ साथ जैसे बाकी चीज़ों में हमारी रिलेशनशिप डेवलप हो रही है, स्पोर्ट्स की भी रिलेशनशिप को एक काफ़ी हायर पेडिस्टल पे लेके जाया जाए। आरिफ हसन साहब, एशियाई खेलों के फ्लॉप में 19वीं एशियन गेम्स की क्या अहमियत है?
यहाँ पे बहुत NOCs का, क्योंकि ये बड़ा अच्छा मौका होता है तमाम NOCs के साथ इंटरेक्ट करने का, उनसे मिलजुल के बातचीत करने का, और तमाम की राय यही है कि वन एशिया जो स्लोगन है उसके ऊपर काम किया जाए, और वन एशिया के साथ साथ एक दूसरे की स्पोर्ट्स डेवलपमेंट में हमें हेल्प की जाए। और ख़ास तौर से हमने अपने मेरी जो डिस्कशंस हुई हैं मुख्तलिफ NOCs की, कुछ NOCs हैं जो कि मुख्तलिफ गेमों में स्ट्रॉन्ग हैं और जिनके साथ पाकिस्तान के MOUs भी हैं जिन मुल्कों के साथ, तो ये कोऑर्डिनेशन हमने की है कि जो MOUs हैं उनको भी इम्प्लीमेंट किया जाए, और जो हमारी उनके साथ उनकी जो स्ट्रेंथ है उसको हम अवेल करें, और हम अपने कोचेज़ और खिलाड़ियों को उसके थ्रू ट्रेन कराएं, और जहाँ पे हम कर सकते हैं जैसे स्क्वाश वगैरह उसमें हम उनकी मदद करें। तो बड़ी अच्छी फ्रूटफुल मीटिंग रही और बहुत स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के ऊपर बड़ी अच्छी हमारे यहाँ पे नताइज निकले। एशियन गेम्स में पाकिस्तानी दस्ते को जिम में नुमायां पजराई मिली है, इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं? क्योंकि पाकिस्तान और चाइना की इतनी अच्छी रिलेशनशिप है और चाइना ने हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट किया और हेल्प किया एट द गवर्नमेंट लेवल, मगर यहाँ पर हमने देखा जबकि पाकिस्तान के कॉन्टिजेंट ने एंटर किया और झंडा आया और उन्होंने वो मोड़ दी और मेन उसके अंदर आए, तो एक स्टेडियम में ऐसी एक गूंज उठी थी जिससे ये साबित होता था कि गवर्नमेंट लेवल से लेके नीचे पब्लिक लेवल तक पाकिस्तान के लिए बहुत इज्जत और एप्रिसिएशन है, और ये बहुत इंस्पायरिंग बातचीत थी। क्योंकि सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है जो जिस पे आप कह लें अपलॉज मिली, एक्नॉलेजमेंट मिली और उसको अप्रिशिएट किया गया, वो पाकिस्तान के कॉन्टिजेंट को इतने ज़ोर शोर से जो किया गया वो बिल्कुल बाकियों को, मेरा ख्याल है, मैं कहूँ तो गलत नहीं है, तकरीबन ओवर शेडो किया। पाकिस्तानी एथलीट्स को इन गेम्स में शिरकत से तजुर्बात के तबादले का मौका मिला है, तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? एक चीज़ मैं कहूँगा, लोग कहेंगे कि जी हेवी कॉन्टिजेंट आया है वगैरह और गोल्ड मेडल गया ना, गोल्ड मेडल सब अपनी जगह पे हैं, मगर सबसे मेन चीज़ जो होती है वो ये है एक्सपोजर। हमारे खिलाड़ी को आप ये देखें कि कहाँ जाता है, कितना उसको एक्सपीरियंस होता है इंटरनेशनल लेवल पे जाके पार्टिसिपेट करना। आधी से ज़्यादा ट्रेनिंग तो उसकी ये एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो जाता है, देखता है, वापस आके फिर वही चीज़ें इम्प्लीमेंट करता है जो उसने देखी है वहाँ पे। अब अरशद नदीम ने बिल्कुल सही कहा, उसने कहा जी पाकिस्तान मैं तो अपने आप के साथ कम्पीट करता हूँ, मुझे तो इतना मौका नहीं मिलता बाहर। आप दूसरी साइड पे देखें, अगर इंडियन जेवलिन थ्रोअर्स को देखें, वो साल में 8 महीने बाहर रहते हैं, कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेते हैं, तो ये बहुत फ़र्क डालता है। और यही चीज़ यहाँ पे मैं तो ये कहता हूँ कि ये बड़ा अच्छा हुआ है कि गवर्नमेंट ने और हमने ये मिल के ये इनको भेजा है ताकि यहाँ पे आए, देखें, एक्सपीरियंस गेन करें और वापस जाके अपने आप को उसी तरह डेवलप करें ताकि इस स्टैंडर्ड पे पहुँचने की कोशिश करें। 19वें होंगजू एशियन गेम्स की शानदार और दिलकश इफ्तिताही तकरीब के हर सौ चर्चे हैं। होंगजू एशियन गेम्स में पाकिस्तानी दस्ते के सरबराह चीन की मेजबानी के मुअत्तरफ हैं। उनका मजीद और क्या कहना था, ये रिपोर्ट में देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम हमदान नज़ीर साहब, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि इतनी मसरूफियत में हमें इस इंटरव्यू देने के लिए वक्त दिया। कल रात को आपने ओपनिंग सेरेमनी में शिरकत की, तो इस वक्त आपका क्या एहसास है? वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपका भी। आप लोगों ने इसको बड़ा अच्छा मैनेज किया है। सेरेमनी के बारे में तो देखें, सेरेमनी शुरू होने से पहले मैं अपने कॉलीग्स को और जो एथलीट्स आए थे साथ, मैंने उनको कहा कि आप मैक्सिमम लोग सेरेमनी में पार्टिसिपेट करें क्योंकि ये एक यादगार सेरेमनी होगी। मुझे अंदाज़ा है कि आप लोग बड़ी नफासत से, महारत से ये सारा काम करते हैं और रात वाली सेरेमनी भी बड़ी स्पेक्टेकुलर थी, ज़बरदस्त सेरेमनी थी, वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल सेरेमनीज़, और सब लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त उसको एंजॉय किया और अप्रिशिएट किया। बहुत शानदार सेरेमनी थी, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ उसको। तो इस वक्त हम हांगझो शहर में मौजूद हैं। इस शहर के बारे में आपका तफसीलात ज़रा बताइएगा। बात यह है कि चाइना मेरे लिए एक दूसरा घर है। पिछले साल मैं चाइना आया तो मैं बीजिंग, वुहान, शंघाई
और बाओताओ बहुत से शहरों में गया। उससे पहले भी चंगदू, चोंगचेंग काफ़ी मैं घुमा फिरूँ, काफ़ी मुझे मौका मिला है चाइना देखने का। लेकिन पहले मैं हंगजू नहीं आ सका था। हंगजू के बारे में मुझे जब मैं आ रहा था तो कुछ दोस्तों ने जो यहाँ कुछ देर रह के गए थे उन्होंने बताया कि ये एक जन्नत है ज़मीन पे। तो मैं जब आया तो मैंने जब उसको देखा है तो मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगा है। बहुत खूबसूरत पुराने और नए शहर का इम्तजाज, कॉम्बिनेशन बड़ा खूबसूरत। आप लोगों ने कल्चर को रिटेन करते हुए एक नया शहर, नया एरिया उसमें डेवलप किया है। बहुत खूबसूरत शहर है, मुझे बहुत पसंद आया है। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज़ आई हैव एवर बीन टू। मेरी बड़ी शदीद ख्वाहिश है कि मुझे दरमियान में मौका मिले। अभी तो गेम्स बिल्कुल अपने जोबन पे हैं, बड़ी तेज़ हर चीज़ हो रही है, वक्त नहीं है, लेकिन मैं इसको प्लान कर चुका हूँ। 2 दिन मैं कम से कम रखूँगा। वेस्ट लेक पे भी जाना है, बहुत सारी जगह हैं जहाँ मैं जाना चाहता हूँ और शहर को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ पर्सनल लेवल पे भी। जी जनाब, मौजूदा एशियन गेम्स में पाकिस्तान के कितने खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं और इनकी तैयारियाँ कैसी हैं? देखिए, हमने अपनी तौर पे पूरी कोशिश की। हम 261 का कंटिजेंट है हमारा, जिसमें 25% खवातीन हैं, 67 खवातीन हैं और बाकी जो है वो मर्द हजरात हैं। हमने अपने तौर पे पूरी कोशिश की है। उसका नतीजा ये है कि जैसे अभी जो गेम स्टार्ट हो चुकी हैं, क्रिकेट में हम आज सेमीफाइनल खेलेंगे, वॉलीबॉल में हम आज हमारा कतर से मैच अगर वो हम जीते हैं तो ये क्वार्टर फाइनल ही है ऑलमोस्ट। अगर हम वो मैच जीते हैं तो हम फिर सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे, जो कि वॉलीबॉल में पाकिस्तान पहले इतना अच्छा नहीं था। बहुत सारी गेम्स में, कबड्डी है, बहुत सारी गेम्स में हमने काफ़ी मेहनत की है और रोइंग में भी हमारी टीम पहली दफ़ा इतनी बड़ी टीम आई है। अगरचे हम टॉप 5 में नहीं आ सके, लेकिन 7th पोजीशन, 9th पोजीशन इस तरह से थी 15-20 टीमों में। और लेकिन हम तमाम स्पोर्ट्स में हमने बड़े अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करने की मेहनत के साथ कोशिश की है। कबड्डी और क्रिकेट की मौजूदा एशियन गेम्स में शामिल हैं, जो जनूबी एशिया के अहम खेल हैं। इन खेलों की शमूलियत को आप कैसे देखते हैं और ये एक दूसरे की सकाफत को समझने में कैसे मददगार हैं? ये आपने बहुत ज़बरदस्त सवाल भी किया और बहुत ज़बरदस्त कदम भी लिया है इन दोनों खेलों को शामिल करने में। देखें, तकरीबन 2 अरब लोग ये गेम्स खेल रहे हैं। क्रिकेट, बल्कि क्रिकेट तो 3 अरब के करीब खेल रहे हैं और कबड्डी भी 2 अरब के करीब। तो 2 बिलियन 3 बिलियन पीपल प्लेइंग अ स्पोर्ट, और उसको जो है वो चाइना में लेके आना, मेरा ख्याल है कि चाइना में क्रिकेट और कबड्डी की रेवोल्यूशन आ सकती है। पाकिस्तान की कबड्डी टीम के सेक्रेटरी जनरल वो यहाँ रह के गए हैं 1 महीना। उन्होंने आपकी यूनिवर्सिटीज़ में 70 टीमें, 70 टीम्स यूनिवर्सिटी की, उन्होंने उनको खड़ा किया है, ऑफिशियल्स को ट्रेन किया है और 16 टीमें उन्होंने आपकी जोन्स की कबड्डी की बनाई हैं, जिनका आपस में आप कंपटीशन भी हुआ है। इस दफ़ा चाइना कबड्डी में थोड़ा सा अभी वक्त लगेगा, पार्टिसिपेट नहीं कर सका, लेकिन चाइना में कबड्डी का बहुत पोटेंशियल है। इस लिहाज से ये सकाफती एक्सचेंज के साथ साथ एक स्पोर्ट को जो दूसरे मुल्क में लेके जाना और उसको फैलाना, स्पोर्ट डेवलपमेंट भी है और कल्चरल एक्सचेंज तो है ही। क्रिकेट भी इसी तरह पाकिस्तान हतुल इम्कान कोशिश कर रहा है कि चाइना में क्रिकेट को भी स्प्रेड किया जाए। इट विल बी ए रेवोल्यूशन। जी जनाब, चीनी सदर शी जिनपिंग का कहना है कि खेलों से इतिहाद को फ्लॉप किया जाए और मिलकर आलमी चैलेंजों से निपटा जाए। तो आपके ख्याल में खेल कैसा इतिहाद ला सकते हैं और अफलादी और सकाफती तबादले में इनका क्या किरदार है? देखिए, एथलीट जो है वो उससे बड़ा एम्बेसडर कोई नहीं होता दूसरे मुल्क के लिए। तो जब आपके एथलीट्स एक्सचेंज होते हैं, जब हम जाते हैं दूसरे मुल्क में, अपनी सकाफत को लेके जाते हैं, लोगों में बर्दाश्त का मादा, बर्दाश्त का कल्चर पैदा होता है। वो एक दूसरे को ज़्यादा नज़दीक से देखते हैं, बजाय कि वो एक फासले पे रहें, और वो एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं। जो कि प्रेसिडेंट साहब की जो विज़न है वो बहुत ब्रॉड है। मैं हमेशा उनको हर मौके पे बहुत अप्रिशिएट करता हूँ उनकी विजन्स की वजह से। ये तो खेलों की बात है, अदरवाइज़ भी तो हमारा बड़ा क्लोज कोलैबोरेशन है पाकिस्तान का और चाइना का। मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल उन्होंने बात ठीक की है और ये बड़ा ज़बरदस्त मौका है जिसमें हम कल्चरल एक्सचेंज भी करें और बरादराना ताल्लुकात अपने इस्तवार करें उन ममालिक के साथ भी जिनके साथ बहुत अदरवाइज़ हमें मौका नहीं मिलता। चीन और पाकिस्तान के दरमियान खेल के शुबे में ताउन के इम्कानात मुसलसल बढ़ रहे हैं। आप दोनों ममालिक के दरमियान खुलेपन, ताउन और बाहमी मुफाद पर मबनी दो तरफा खेलों और सकाफती तबादलों को बढ़ाने के लिए क्या तजावीज़ देना चाहेंगे?
देखें, पाकिस्तान की तरफ से जो कुछ हुआ वो मैंने आपसे थोड़ा सा उसका तज़किरा किया है क्रिकेट और कबड्डी के बारे में। आज हमारी रोइंग की कांग्रेस है, कश्ती रानी की कांग्रेस है, जिसमें न्यूली इलेक्टेड चाइनीज़ प्रेसिडेंट ऑफ एशियन रोइंग फेडरेशन, मेरी उनसे मुलाकात है। ये एक जो है वो खेल है। मेरी कोशिश होगी कि इसी तरह कुछ और बाकी खेलों में भी, जिनमें जो है वो चाइना पाकिस्तान से बहुत आगे है और एडवांस स्टेज पे है, जैसे टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, इस तरह की जो स्पोर्ट्स हैं, मार्शल आर्ट्स हैं, उसमें मेरी कोशिश होगी कि मैं यहाँ पे खेलों के एम्बेसडर के तौर पे काम करूँ और हम अपने दोस्त चाइना से उन खेलों में मदद ले सकें जिस तरह हमने कबड्डी और क्रिकेट में मदद की चाइना। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, देखते रहिए GNN। चीनी सदर शी जिनपिंग आलमी अमन और मुश्तरका मुस्तकबिल के ख्वाहां हैं। सदर शी जिनपिंग का कहना है मुश्तरका जामी ताउन पर मबनी पायदार सलामती का फरोग चीन का नजरिया है। सदर शी के मुताबिक बेल्ट एंड रोड मंसूबा दुनिया को मिलाने वाली सड़क है। ये रिपोर्ट देखिए। मैं हमेशा सोचती हूँ इंसान की मंजिल क्या है। अगर मैं वक्त को रोक सकूं तो लोगों को गैर मुसलह कर दूं ताकि वो खुद को और दूसरों को नुकसान न पहुंचा सके। अगर ये काफी नहीं तो वहीं फूलों का गुलदस्ता पेश किया जाए। अगर मैं बीमारियां और तकलीफ मिटा सकूं तो हर ज़रूर का ख्याल रखूं ताकि वो महफूज और सेहतमंद हो। और इनके प्यारे इनके लिए परेशान न हो। अगर ये काफ़ी नहीं तो मोहब्बत के जज्बे को सारी दुनिया तक पहुंचा दो। अगर मैं रास्ते बना सकूं तो दूर दराज पहाड़ी इलाकों तक कारोबारी गरोहों को ले जाओ और बंजर जमीन को जरखेज करो ताकि वहाँ के लोग बेहतर जिंदगी गुजार सकें। अगर ये काफी नहीं तो मुझे वहीं वसीह तर दुनिया में ले जाने दें। अगर मैं वक्त और हीरा में सफ़र कर सकूं, मैं मुख्तलिफ तहजीबों की जीना भूमि जाऊं और इंसानियत के चमकते सितारों को देख लूं। अगर ये काफ़ी नहीं तो मुझे वहीं मुस्तकबिल से जुड़ने दें, तहजीब इंसानी के तनव्वुर को बरकरार रखने। अगर मेरे बर हो तो मैं इस वसीह कायनात में परवाज करूं, इंसानियत के लिए मजीद खूबसूरत जगह की तलाश में। लेकिन जब मुड़ कर जमीन को देखूं तो एहसास होता है कि जो कुछ किया है वो काफी नहीं
अगर हम इस ज़मीन का ख्याल नहीं रख सकें तो किसी दूसरी जगह की तलाश की ज़रूरत ही नहीं। मैं तारीख से गुजरा और यहाँ तक पहुँचा। मैंने कदीम और मौजूदा दौर देखा है और मुस्तकबिल को भी। जब इंसान को खुशी और मोहब्बत हासिल हो, सिर्फ उस वक्त दुनिया में अमन और हम आहंगी हो सकती है जब हमारे नसीब, खुशी और गम एक दूसरे से जुड़े हैं। चाइना टुडे से इस हफ्ते इतना ही। किसी भी खबर की मजीद तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNNHD.TV। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।